नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के बजट को बताया पूंजीपतियों का बजट। बीच चौराहे जलाए बजट के पन्ने। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बच्चों के साथ शिक्षक भी अब नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद युवक से ठगी और दुष्कर्म का शिकार महिला। नागपुर से पहुंची एसपी कार्यालय रीवा और देवराहा बाबा प्रतिमा का महाभिषेक एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह 9 फरवरी को दुर्मनकूट में होगा आयोजित। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के बजट को पूंजीपतियों का बजट बताते हुए आज बीच चौराहे बजट के पन्ने जलाकर विरोध जताया है। आज कमिश्नर कार्यालय के सामने संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा केंद्र सरकार के बजट को किसान विरोधी बजट बताते हुए उसके पन्नों को आग के हवाले कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि ये बजट पूरी तरह से किसान विरोधी है, जिस पर संशोधन होना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए बजट में न तो कृषि संबंधित ट्रैक्टर के रेट में कमी की गई, ना ही खाद में कमी की गई। केंद्र सरकार ने इसे मध्यवर्गीय लोगों के हित का बजट बता रही है, लेकिन 12 लाख रुपए कमाई होती तो आज किसान आत्महत्या नहीं करता। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी ने बताया कि सरकार एक भ्रामक बजट लेकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, जबकि न तो किसी सामान से जीएसटी कम हुई और ना ही महंगाई। लाखों किसानों ने आत्महत्या की है। किसान आंदोलन के दौरान 700 किसान मारे गए, लेकिन केंद्र सरकार वादा करके भी उसे पूरा नहीं कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उनकी मांगें यदि नहीं मानी जाती हैं तो वो आगे आंदोलन करेंगे और एमएसपी की मांग को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, अभी केंद्र सरकार ने 2025-26 बजट पेश किया। उस बजट में ये था, किसानों को उम्मीद थी कि किसान मजदूरों के हित का भी ये बजट होगा, लेकिन जिस तरह से बजट आया है उस बजट में ना तो एमएसपी की बात की गई, ना कर्जा मुक्त की बात की गई और ना ही मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी और उनके काम के घंटे बढ़ा दिए गए, लेकिन उनको पर्याप्त मजदूरी नहीं दी जा रही। ये तमाम मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे का जो राष्ट्रीय काल था, उस राष्ट्रीय काल मुताबिक आज रीवा के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे ने बजट की प्रतियां जलाकर कड़ा विरोध किया है और हमारी मांग है कि सरकार संशोधन करे, बजट को परिवर्तित करे, किसान मजदूरों के हित का बनाए, अन्यथा देश में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। ये सरकार लोक लुभावन कुछ ऐसे नारे दे देती है कि वही मीडिया की खबर बन जाती है। पहले आप लोगों की आमदनी बढ़ाओ कि 12 लाख रुपए साल में हो ना। आपकी आमदनी है क्या 1 लाख रुपए? आप पत्रकार लोग बताओ, 1 लाख रुपए महीने है ना? तो किसी किसान की भी आमदनी, किसी मजदूर की आमदनी 1 लाख रुपए महीने नहीं है, माने वर्ष भर में 12 लाख नहीं है। तो उसमें 1000-1500 लोगों को लाभ मिल जाएगा अगर आप जीएसटी कम करते। शराब में जीएसटी नहीं है, लेकिन बाकी जूता से लेके आप कोई वस्तु खरीदो तो जीएसटी है। किसान जो है टैक्स के मारे दबा जा रहा है। आप 1 लाख किसानों ने आत्महत्या किया है, वो अखबारों में नहीं आती। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और ये देश का एक तरह से पूरे पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। इसलिए किसान ने साल भर अनशन किया था। 700 किसान मरे थे, ये सरकार कहीं सहानुभूति की व्यक्त नहीं कर सकती। तो आज जो ये किया है सरकार, ये शुद्ध रूप से किसान विरोधी है। न तो खाद में छूट है, न ट्रैक्टर में छूट है, न डीजल में छूट है। किसान को किसी तरह की छूट है। रीवा कलेक्ट्रेट में आज 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों में मोबाइल के उपयोग को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस बार शासन एवं प्रशासन स्तर पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्र में जहां 100 मीटर का दायरा पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, वहीं परीक्षा केंद्र में किसी को भी मोबाइल रखने की अनुमति नहीं है। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक के संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिए निर्देशों के अनुसार इस बार परीक्षा केंद्र के 100 मीटर का दायरा पूर्णतः लोगों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों में कलेक्टर प्रतिनिधियों द्वारा सतत निगरानी रखी जाएगी। जो कलेक्टर प्रतिनिधियों के अलावा किसी को भी मोबाइल फोन परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की बच्चों की असुविधा न हो, इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनकी तैयारियों को लेकर के आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निर्देश दिए हैं और इसमें जो निर्देश हैं वो
इस बात को ध्यान में रख के कराए गए हैं कि परीक्षाएं सुचारू रूप से चलें और सुरक्षा व्यवस्था भली प्रकार से रहे। कहीं भी कोई ऐसी स्थिति ना बने जिसमें किसी छात्र को कोई असुविधा हो, या प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर के विशेष एहतियात रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें अपने यहाँ जो कुल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उसी मान से केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्षों की नियुक्तियाँ हो गई हैं। साथ ही जो कलेक्टर प्रतिनिधि प्रत्येक केंद्र के लिए बनाए गए हैं, उसका उद्देश्य यह है कि सुरक्षा व्यवस्था और गोपनीयता जो परीक्षा की है वो भली प्रकार से चल सके। इसके अतिरिक्त फ्लाइंग स्क्वाड्स भी बनाए गए हैं जो कि नियमित रूप से इन सभी परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करेंगे और भ्रमण करके डेली बेसिस पे अपनी रिपोर्ट्स भी सबमिट करेंगे। इन सभी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और उनकी गोपनीयता के लिए भी एक जो व्यवस्था बनाई गई है जिसमें पुलिस और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, जिसकी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। आने वाले जो मार्च और अप्रैल में जो अपनी बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं, 10वीं की 12वीं की, उन दोनों ही परीक्षाओं के लिए जिले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जो ट्रेनिंग्स हैं अपनी वो परसों से शुरू होंगी, जिसमें पहले जो कलेक्टर प्रतिनिधि हैं उनकी ट्रेनिंग्स होंगी, उनको बताया जाएगा कि उनको क्या काम करना है, अपेक्षाएं क्या हैं उनसे। और इसी प्रकार से 17 तारीख को सभी केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्षों की भी एक ट्रेनिंग आयोजित होगी। परीक्षा केंद्रों में 2-3 व्यवस्थाएं जो हैं उनको बहुत गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता को चिन्हित किया गया है कि परीक्षा केंद्र जितने भी हैं अपने, उनमें 100 मीटर बाहर, जिस प्रकार से मतदान केंद्रों में रहता है उसी प्रकार से 100 मीटर बाहर कोई भी व्यक्ति, कई बार पेरेंट्स आते हैं बच्चों के छोड़ने, तो वो कोई भी 10-100 मीटर के भीतर नहीं रहेंगे, उसके बाहर ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त किसी को भी परीक्षा केंद्र में मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं रहेगा, चाहे वो केंद्राध्यक्ष हों, सहायक केंद्राध्यक्ष हों या अन्य पर्यवेक्षक जो रहते हैं क्लास में, टीचर्स रहते हैं। किसी भी प्रकार का मोबाइल फ़ोन कैंपस में अलाउड नहीं होगा, सिवाय कलेक्टर प्रतिनिधि के, जिनकी दायित्व वहाँ की जो अपडेशन है पोर्टल पे वो करना है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के मोबाइल फ़ोन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। छात्र जो परीक्षा केंद्रों पे पहुंचने का समय है वो परीक्षा के समय से आधा घंटा पूर्व है सभी के लिए, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। सभी स्टूडेंट्स से मैं अपील भी करना चाहूँगी कि वो परीक्षाओं की तैयारी बिना किसी तनाव के करें और परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाएं इस प्रकार से हम लोग करने का प्रयास करेंगे कि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा परीक्षा देते समय ना हो। फेसबुक के माध्यम से हुई दोस्ती के बाद युवक ने महिला से अवैध संबंध बनाए और पैसे भी ठग लिए, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने आज नागपुर से पीड़ित महिला एसपी कार्यालय रीवा पहुंची। नागपुर की रहने वाली एक महिला एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने बताया कि गढ़ थाना अंतर्गत ग्राम खैरा पिपराहा निवासी नीरज सेन ने पहले तो फेसबुक के माध्यम से जान पहचान की और बाद में उसे महिला का नंबर लेकर दोनों की बातचीत होने लगी। ये सिलसिला लगभग 1 साल तक चलता रहा। इसके बाद आरोपी युवक ने महिला को रीवा बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। इतना ही नहीं, महिला को प्रयागराज ले गया, जहां 3 दिनों तक उससे संबंध बनाए और फिर वहीं छोड़कर भाग गया। पीड़ित महिला ने बताया कि नीरज ने अपने पिता का नंबर मुझे दिया था और अपने गाँव का पता भी बताया था। जब गाँव पहुंची तो उसके माँ बाप ने मुझे वहां से भगा दिया। पीड़िता महिला ने बताया कि नीरज सेन ने शादी का झांसा देकर मेरे साथ संबंध बनाया और पैसे भी मांगता रहा, जिसका पूरा रिकॉर्ड उसके पास है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसका 14 साल का बेटा है और उसके पति का देहांत हो चुका है। इसी का फायदा उठाते हुए नीरज सेन ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। महाराष्ट्र से नागपुर से आए हैं। कोई लड़का हमारे से मतलब फेसबुक द्वारा नंबर लिया है और वहाँ से नंबर निकाल के हमको कॉल करता था बार बार, और कॉल करके हम मना कर दिए कि हमको कॉल ना करो, तो बार बार कॉल करके हमको अपने जाल में फंसाया। जाल में फंसा के बोल रहा था कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुमसे प्यार करते हैं, तुमको रखेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, ये सब बोल के वो हमको यहाँ तक के लाया। बल्कि यही नहीं कि हमारे से पैसा भी लिया है, 8 से 9 हज़ार रुपया हमसे फ़ोन पे के माध्यम से पैसा भी लिया है। और पैसा लेके अभी हमको बुलाया है महाराष्ट्र से रीवा में हमारे साथ में गलत किया है, बस स्टैंड के पास में, और गलत करके यहाँ से हमको लेके गया प्रयागराज में भी वहाँ 2 दिन हमारे साथ में रहा, तो वहाँ पे भी हमारे साथ 2 दिन गलत किया और वहाँ से हमको छोड़ छाड़ के भाग गया और बोला कि घर तक जाओ। हमारे घर का एड्रेस दिया, मोबाइल नंबर दिया अपने पापा का, तो उनके घर तक पहुँचे तो उनके घर के लोग मारा पीटी करने लगे, भगाने लगे, बोले कि तुम जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ, हमारा लड़का नहीं है। हम बोले कि उनको तुम्हारा लड़का तो हमको पता दिया है, एड्रेस दिया है, मोबाइल नंबर सब कुछ दिया, तो हम उसके घर पहुँचे तो वो लोग इस तरह का करने लगे। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम है नीरज BL सेन। ये कहाँ का निवासी है?
ये निवासी है खैरा पिपरा गांव का। आप लोग फेसबुक के माध्यम से कब जुड़े हैं? 1 साल हो गया है। 1 साल। हाँ, 1 साल से हमारे से चैटिंग करता था, वीडियो कॉल करता था, बहुत गंदा गंदा बोलता था। इस तरह का हमको फंसाया अपने जाल में, और अभी छोड़ के मतलब अपने माँ बाप के पास में गया है, तो उसको उसके माँ बाप कहीं छुपा के रखे हैं। आप क्या करती हैं नागपुर में? नागपुर में हम ड्यूटी करते हैं। माने कहाँ नौकरी करती हैं? सुपरवाइजर में। अच्छा। सिविल कंस्ट्रक्शन। तो इससे पहली मुलाकात कब हुई आपकी? पहली मुलाकात तो यही बुलाया था। रीवा बुलाया था? हाँ, रीवा बुलाया था। फिर कहाँ ले गया आपको? उधर ही सुनसान जगह में लेके गया था। हम नहीं जानते कि मतलब ये कौन सा एरिया है। वो यहाँ तक के हमको बुलाया, और यहाँ पे भी गलत किया, वहाँ पे भी गलत किया। अब गलत करके हमारे साथ में हमको वहीं पे छोड़ दिया गया। मऊगंज जिले में एक ब्याहता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला पति पत्नी के बीच हुए आपसी विवाद के चलते होना बताया जा रहा है। घटना के संबंध में मऊगंज पुलिस ने बताया कि मृतका उजमा खान की शादी चोरिहारी मऊगंज निवासी रफीक खान के साथ हुई थी, जिसकी एक बच्ची भी है। बताया गया है कि बीते दिन दोपहर तकरीब 2 बजे ये सूचना मिली कि उजमा खान का शव लटक रहा है, जिसे लेकर रीवा परिजन पहुंचे, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। नवविवाहिता की मौत के कारण अभी अज्ञात बने हैं। अभी तक ये नहीं बताया गया है कि पति पत्नी के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि अभी तक पुलिस और परिजन इस संबंध में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। घटना के संबंध में परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं। ये कल दिनांक को 3 बजे की बात है। चरिहारी गांव की महिला है, अपने घर के अंदर फांसी लगा ली थी, जिसको यहाँ एसीयू में लाके इलाज दौरान मृत्यु हो गई है। नहीं, अभी तो नहीं है, अभी जांच चल रही है। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं आया है, अभी जांच चल रही है। उजमा खान पति रफीक खान, उम्र 23 वर्ष, निवासी चरिहारी, थाना मऊगंज के रहने वाले। आगामी 9 फरवरी को देवराहा बाबा प्रतिमा का महाअभिषेक एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह दुर्मनकूट धाम में मनाया जाएगा। इस संबंध में कार्यक्रम संयोजक ने आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। योगी सम्राट ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा के प्रतिमा का महाअभिषेक एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह 9 फरवरी को गुड़ तहसील के ग्राम दुआरे स्थित दुर्मनकूट धाम में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह सुंदरकांड पाठ से होगा, जिसमें विशाल भंडारे के साथ जिला प्रशासन द्वारा जन कल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया है। महाअभिषेक एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मार्गदर्शन करने देवराहा बाबा के परम प्रिय शिष्य स्वामी अभ्येश्वर प्रपन्नाचार्य जी महाराज विशेष रूप से पधारेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल होंगे। अध्यक्षता गूढ़ विधायक नागेंद्र सिंह करेंगे। विशिष्ट अतिथि रीवा सांसद जनार्दन मिश्र एवं भाजपा रीवा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता होंगे। इस आयोजन की जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजक भाजपा नेता जितेंद्र मिश्र ने क्या बताया, आप सुनिए। मैं जब पहली बार दुर्मनकूट धाम गया, देवराहा बाबा की तपस्थली का दर्शन किया, तो हमारे अंदर बड़ी स्फूर्ति का अनुभव हुआ। उस क्षेत्र में, उस अंचल में मैं जब भी जाता हूं, देवराहा बाबा की उस तपस्थली की रज को प्रणाम करने जरूर जाता हूं। देवराहा बाबा के पहली बार दर्शन करने के बाद हमारे मन में आया कि इस तपस्थली के लिए कुछ करना चाहिए। जिस प्रकार से चित्रकूट में है, उसी तरह से देवराहा बाबा की उस तपस्थली में जाने से आपको आभास होगा। वहां गुफाएं हैं जहां देवराहा बाबा तपस्या किया करते थे। सैकड़ों के संख्या में मंदिर बने हुए हैं। वहां पे जो एक नदी निकलती है तो छोटी सी नदी, उस नदी को लोग अभी भी क्या नाम लेते हैं उसका, मंदाकिनी कहते हैं। और उस नदी के पास से जो झरना निकलता है, उसकी खासियत यह है कि उस पहाड़ी एरिया में 12 महीने पानी निकलता। मई और जून के गर्मी के सीजन में भी वहां पानी निकलता झरने से। उसको लोग एल्काइन वाटर के रूप में यूज करते हैं। लोग डिब्बों में पानी भर भर के ले जाते हैं पीने के लिए घरों में। कहते हैं जो उस पानी को पीता है उसको कोई बीमारी नहीं होती। और बाबा की तपस्थली में गुफा के अंदर से सुबह
1 बजे 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में रामधुन की आवाज निकलती है। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, बाबा जिस स्थान में तपस्या किया करते थे उनमें मृगशाला टाइप में बना है, वहां की पृथ्वी में कंपन होता है, कोई वहां बैठ नहीं सकता। यह है वहां बाबा की तपस्थली का। मैं चाहता हूं कि बाबा देवराहा बाबा की उस तपस्थली को विकसित किया जाए। जिस तरह के चित्रकूट है, जिस तरह से पहले बागेश्वर धाम का नाम कोई नहीं जानता था, वहां के बजरंगबली जी बहुत प्रसिद्ध थे, बजरंगबली जी का मंदिर बागेश्वर धाम में, लेकिन वहां कोई अभी पहले जानता कोई नहीं था। अभी 4-5 सालों से जिस तरह से बागेश्वर धाम प्रसिद्ध हुए हैं पूरे देश के अंदर, मैं उसी तरह से चाहता हूं कि देवराहा बाबा की तपस्थली दुर्मनकूट धाम का नाम प्रसिद्ध हो, लोग वहां जाएं, दर्शन करें बाबा का और पुण्य लाभ अर्जित करें। इसी को लेकर के अभी 15 दिसंबर को बाबा की प्रतिमा की स्थापना की गई है। वहां एक मंदिर बनाया गया है, वहां बाबा की प्रतिमा की स्थापना हुई है। स्वामी अभेश्वर प्रसन्नाचार्य जी महाराज आए थे, जो बाबा के देवराहा बाबा के परम शिष्य थे, वो बाबा की प्रतिमा की स्थापना करवाए हैं। अब आगामी 9 फरवरी को बाबा की तपस्थली में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अज्ञात कारणों के चलते एक श्रमिक ने आत्मघाती कदम उठाया है। इलाज के लिए जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक कृष के बाबा ने बताया कि हम लोग निपनिया के रहने वाले हैं। घटना के दिन सभी लोग बसंत पंचमी का मेला करने गए हुए थे। उसका नाती पल्लेदारी का काम करता है, लेकिन उसने ऐसा काम क्यों किया पता नहीं है। वहीं जब इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। क्रिस नाम है, घर में कोई रहा नहीं। क्या घटना क्या हुई? वो फांसी लगा लिया। कौन? मेरा नाती। क्या वजह क्या कुछ सामने आई? सामने कुछ पता नहीं आई। क्या करता था नाती? नाती होगा काम ऐसा करता था। होगा नहीं, शादी नहीं हुई थी। होगा पल्लेदारी करता था, गाँव काम जैसे आया वैसे करता था। पता कैसे चला आप लोगों को? अब जब घर में गए जब पता चला। क्या घर में कोई नहीं रहता? कोई नहीं रहा। कहाँ गए थे लोग? मेला करने बसंत पंचमी जी। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को याद करते हुए उनके नाती को अपनी जीत का कारण बताया। बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने मंच पर भाषण देते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी को याद करते हुए कई किस्से सुनाए। उन्होंने बताया कि किस तरह से श्री तिवारी ने उनकी मदद की थी। वहीं उनकी तीसरी पीढ़ी यानी सिद्धार्थ तिवारी ने अगर उनकी मदद न की होती तो इस बार शायद ही वो चुनाव जीत पाते। आप खुद सुनिए क्या कहना है गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह का। ऐसे भी परिस्थितियां हो, यदि उनका आदमी उनके पास पहुंचा है तो उसकी मदद होगी। और जो उन्होंने कह दिया एक दफे, उससे वो कभी पलट के जाने वाले नहीं हैं। इसके मेरे पास तो बहुत उदाहरण है, बहुत लंबा भाषण हो जाएगा, मैं तो नहीं कहूंगा, पर एक उदाहरण मैं जरूर बताऊंगा। सन 85 में मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला गुड़ से। गुड़ मेरे लिए अनजानी जगह थी। जब मैंने घूम घाम कर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पंडित श्रीनिवास तिवारी जी का सहयोग मिल जाए तो मेरे लिए चुनाव सरल हो जाएगा।
उस समय की राजनीतिक जो परिस्थिति थी, जो यहाँ पुराने लोग बैठे हैं वो जानते होंगे। और दुर्भाग्यवश उस चुनाव में स्वर्गीय तिवारी जी का टिकट कट गया था, लेकिन मैंने साहस किया और मैं उनके घर गया, इसी मैया हाउस में। मैंने उनके पैर छुए, मैंने कहा मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और अब तीसरी पीढ़ी पर आता हूं। हमारे सामने बैठे हैं सिद्धार्थ जी, और तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, और वो ना होता तो इस दफे साथ में विधायक न बन पाता, इतना जरूर। और उनके संदेश, उनकी मेहनत, उनके गुण में दिए भाषण के कारण मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। तो जरहा से चलकर अब मैं जिस यहाँ जो भावनाओं की बात कर रहा हूँ, जिस जमीन पर खड़ा हूँ, चिरौलानाथ का मंदिर, उनकी कृपा, और चिरौलानाथ मंदिर के भगवान जो हैं वो हमारी ससुराल के भगवान। तो उनकी बातों को अन्यथा ले लेते थे, वो साफ गोई से कह देते थे कुछ भी सामने। मेरा चुनाव उनसे हुआ, मैं चुनाव एक दफे हारा, एक दफे जीता, ऐसा चलता रहा। जब मैं चुनाव हारा था उनसे और विधायक बन के वो भोपाल जा रहे थे और मैं भी जा रहा था सहयोग से उसी ट्रेन में, तो आए मेरे पास, मैंने प्रणाम किया। हमने कहा आप कहे आए, मैं आ जाता। अरे कहे नहीं, मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैं जीत तो गया भाग्य से, और मेरे दांत खट्टे हो गए हैं, और मैंने इतने कमिटेड वर्कर बहुत कम देखे हैं। लेकिन राजनीति की विडंबना है कि बहुत से वर्कर वो मेरे पास अब आने लगे हैं जो पहले आपके थे, और मैंने उनको जवाब दिया कि यदि आप नागेल सिंह के नहीं हुए हो तो आप मेरे भी नहीं हो सकते। इतने वो साफ गोई कैरेक्टर के थे। आत्मबोध से विश्वबोध विषय पर संगोष्ठी संपन्न हुई। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला इकाई रीवा एवं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय परिसर रीवा के संयुक्त तत्वाधान में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के सभागार में 2 दिवसीय वसंतोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन सोमवार को आत्मबोध से विश्वबोध विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर ऋषि कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजकुमार आचार्य, कार्यक्रम की अध्यक्षता माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विभाग के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर विजय शुक्ल ने की। इस अवसर पर साहित्य परिषद के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नगर के साहित्यकार, प्रबुद्धजन एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला रीवा के जिलाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने किया। कार्यक्रम को परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश सोनी, समीर शुक्ला, समाज सेवी एवं प्रांतीय महामंत्री राजचंद्रकांत तिवारी ने भी संबोधित किया। आप प्रशासनिक अधिकारी बन गए, मुझे बड़ी खुशी हुई। हमने और ब्रजेंद्र भाई ने काफी समय अलमस्त संघर्षों में बिताया। आदरणीय महेश तिवारी जी प्राचार्य, मॉडल स्कूल, आदरणीय चंद्रकांत तिवारी जी महामंत्री अखिल भारतीय साहित्य परिषद, शिवानंद तिवारी जी विद्वान व्यक्ति, मैं इनका सम्मान करता हूँ। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। बहुत मन से आशीष भाई उस पंक्ति की ओर मुझे कह रहे थे कि वो जरूर सुनाइएगा जो वायरल है इस समय पर, लेकिन वो सब आप शायद सुने हुए। अंतिम 4 पंक्तियां मैं निवेदन करता हूँ। कि अनाथालय छोड़ बेटा, बूढ़े माँ बाप को जो एक चित्र निगाहों पे उतरा और उसे पंक्तियों में ढाल दिया। कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, नहीं तो छंद का मर्म खत्म हो जाएगा। निवेदन करता हूं कि अनाथालय छोड़ बेटा, बूढ़े माँ बाप को जो चलने लगा तो उससे दौड़ के रुकाए हैं। अनाथालय छोड़ गली जैसे माँ के घर से कोई लाडली दुल्हन चली। नदी के 2 किनारे कभी आपस में मिलते नहीं निर्मल जी, लेकिन जब लहर चलती है दुपट्टे का काम करती, दोनों मिल जाते हैं। ये भाव देखिएगा। आप लोग हैं इसमें, कई लोग छायावादी बैठे हैं, आरती जी भी हैं।
तुम मिल रहे हैं कूल कूल लहर सी दुकूल से। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।